अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट जो CS101 की प्रोग्रामिंग के हवाले से आप लोग लेक्चर कह रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग के रिलेटेड सारी चीज़ें जो बेसिक हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए वो करवा दूँ। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम करेंगे CS101 प्रोग्रामिंग। जो C++ प्रोग्रामिंग का लेक्चर्स है ना, यहाँ पे मेन मकसद है कि वो मैं आप लोगों को अगर थोड़े थोड़े क्लियर करवा दूँ तो आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। बेशक जितनी मर्जी लंबी वीडियो हो जाए, इसको लाजमी देख लें, आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों का पेपर भी इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि दो तरह की कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज कौन सी होती हैं और ये लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? ऐसी लैंग्वेजेस जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सके, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर यानी कि मशीन के करीब हो, कंप्यूटर उसको आसानी से समझ ले और इंसान उनको ना समझ सकें, वो होती हैं लो लेवल लैंग्वेज। लाइक मशीन लैंग्वेज इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है, ये लो लेवल लैंग्वेज होती है। उसके बाद अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज, तो ऐसी लैंग्वेज जो नियर टू ह्यूमन होती हैं, यानी कि इंसान के करीब, यानी कि जो लैंग्वेजेस इंसान खुद बनाए या समझ सके वो हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। जैसे कि C लैंग्वेज हो गई, HTML हो गई, ठीक है, C++ होगी, एक्सेट्रा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक हो गया। अब हमें सबसे पहले हमने क्या सीखा? दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो मशीन लैंग्वेज होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मशीन यानी कि कंप्यूटर समझ सकता है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? जो नियर टू ह्यूमन यानी कि इंसानों के ज़्यादा करीब होती हैं। और दूसरा नंबर पर यह है कि जो इंसान आसानी से समझ सकता है, वो लैंग्वेजेस होती हैं। अब देखें, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है? ये लो लेवल लैंग्वेज है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये मशीन की लैंग्वेज है और ये इंसान की लैंग्वेज है, ह्यूमन की लैंग्वेज है। मशीन वाली इसको समझ नहीं आ रही, ह्यूमन वाली मशीन को नहीं समझ आ रही। अब मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जो कि 0 और 1 की है। और हम लोग जो है वो उर्दू इंग्लिश यानी कि हमारी जो ज़ुबान है वो समझ सकते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, मुझे अगर किसी चाइनीज़ बंदे से बात करनी है, मुझे चाइनीज़ नहीं आती और चाइनीज़ वाले को मेरी उर्दू नहीं आती, तो उनको आपस में बात कैसे समझाएंगे? तो उसके लिए क्या होता है, दरमियान में एक बंदा होता है, दरमियान में एक पर्सन होता है जो क्या करता है, इसकी बात ट्रांसलेट करके इसको बताता है, इसकी बात ट्रांसलेट करके इसको बताता है। तो इसी तरह जब भी इन दोनों की ज़ुबानों को समझाना हो तो उसके लिए यूज़ होता है ट्रांसलेटर। उसके लिए क्या यूज़ होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन होता है? जो मशीन लैंग्वेज को जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को, इंसान की ज़ुबान को कन्वर्ट करता है किस में? मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको आसानी से समझ ले। 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होता है कंपाइलर, स्पेलिंग आगे पीछे हो गया तो कोई नहीं यार। उसके बाद होता है इंटरप्रेटर, और तीसरा होता है हमारे पास असेंबलर। अब तीनों का काम एक ही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना किस में? लो लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर का काम होता है कि फॉर एग्जांपल एक पूरा पेज लिखा हुआ है, एक पूरा पेज इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो कंपाइलर क्या करेगा? होल पेज यानी कि पूरे को एक ही दफ़ा कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, यानी कि इस 0 1 की फॉर्म में। अब जो इंटरप्रेटर होता है, ये भी काम यही करता है कि ये हाई लेवल को लो लेवल में लेके आता है, लेकिन ये 1 बाय 1 करता है। ये क्या करता है? 1 बाय 1 पहले एक लाइन को पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करके बताएगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, तो एक एक करके ये करता है। और असेंबलर का काम होता है, एक होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी मशीन लैंग्वेज की तरह ही 1 स्टेप हायर होती है। इसमें निमोनिक कोड्स होते हैं, यानी स्पेशल सिंबल्स इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है ये किस में? मशीन में। असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना किस लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में। ये तो छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें इसमें से हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम आएंगे सीधा कोडिंग के ऊपर। कोडिंग क्या होती है? कोडिंग सीखने से पहले कुछ इसकी बेसिक चीज़ें हमें सीखनी होंगी, यानी प्रोग्राम पे जाने से पहले
उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, उनको देख लेते हैं पहले। तो ये भी साफ़ कर देता हूँ। अच्छा, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे यार आप लोग, वीडियो को लाइक करें ना, साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। आप लोग लाइक करते हो ना तो मेरी भी हौसला अफजाई होती है, ठीक है। अब मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा यूज़ होता है, ठीक है। डाटा जो क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो भी आप क्वेश्चंस में यूज़ करोगे वो डाटा होगा, मटेरियल होगा। अब डाटा की कुछ टाइप्स होती हैं, डाटा की कुछ क्या होती हैं, 3 टाइप्स नॉर्मली यूज़ होती हैं। एक इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोटिंग, और तीसरा होता है कैरेक्टर। 3 टाइप्स होती हैं डाटा की बेसिकली जो यूज़ होती है। इंटीजर्स का मतलब होता है 0, 1, 2 नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है 1.1, 1.2, -1.15। तो ये होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो कि इशारिये में होते हैं, ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, इंटीजर्स। उसके बाद कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि किसी का नाम आ गया है, जैसे मैं कहता हूँ मेरा नाम हमज़ा, तो ये कैरेक्टर्स हैं, और कैरेक्टर्स को हमेशा सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। अब तीनों की एक फॉर्म है। प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इंट, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं फ्लोट, और इसकी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं कैरेक्टर की CHAR। तो 3 तरह के हमने डाटा टाइप्स पढ़े हैं। एक होता है इंटीजर्स जिसमें नंबर्स यूज़ होते हैं, दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें इशारिया वाले पॉइंट वाले नंबर यूज़ होते हैं, और कैरेक्टर्स जिसमें कोई स्पेशल सिंबल आ जाए, हैश आ जाए, कुछ भी एंड आ जाए, तो इस तरह के, या किसी का नाम लिखना हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आ जाएँ तो वो किस में चले जाएंगे, कैरेक्टर्स में चले जाएंगे। ये 3 टाइप्स आप लोगों ने देख ली। अब थोड़ा सा आते हैं जी प्रोग्रामिंग की तरफ कि C++ का प्रोग्राम कैसा होता है। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, उसी से आप लोगों को समझाता हूँ। इसको हम स्टार्ट करते होते हैं हैश इंक्लूड IOStream, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद होता है वॉइड मैन या इंट मैन, हम इसको कह सकते हैं। वॉइड मैन भी होता है और इंट मैन भी होता है, ठीक है। और यहाँ से ये बॉडी स्टार्ट होती है, इसके अंदर लिखते हैं जी printf, और सॉरी printf नहीं होता, ये C लैंग्वेज में printf यूज़ होता है। यहाँ यूज़ होता है cout। क्या यूज़ होता है, cout डबल कोटेशन हेलो। ये हो गया प्रोग्राम, ये हो गया जी नॉर्मल एक स्केच प्रोग्राम का। ये होती है हेडर फाइल, इसको क्या कहते हैं, हेडर फाइल। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ कि ये कुछ फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन, ठीक है। बिल्ट इन का मतलब होता है जो पहले से उसके अंदर लैंग्वेज में चीज़ मौजूद हो। तो इसको लिखने का मकसद ये होता है कि जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं प्रोग्रामिंग की, वो सारी इसके साथ अटैच कर देना। उसके बाद होता है ये हमारे पास मेन फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, मेन सेक्शन। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा फंक्शन से प्रोग्राम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इन करली ब्रेसिस के अंदर जो चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं प्रोग्राम की बॉडी। उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम की बॉडी। यहाँ अंदर सारी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हमने करनी है, जो भी प्रोग्राम के अंदर हमने काम करना है, वो सारा कहाँ लिखा जाता है, इस चीज़ के अंदर लिखा जाता है। अब नॉर्मल सा आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी हमें स्क्रीन पे अपना नाम दिखाना हो या कुछ भी दिखाना हो, जैसे हेलो मैं कहता हूँ स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँ, अब ये वाली सारी चीज़ें हर प्रोग्राम के स्टार्ट में लाजमी लिखनी पड़ेगी। ये तो रट्टा लगा लो, ये सारी चीज़ क्या करनी पड़ेगी, प्रोग्राम के स्टार्ट में लाजमी लिखनी है, ठीक हो गया। जो भी चेंजिंग होगी वो इस सेक्शन में होगी, यानी कि यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी। अब ये प्रोग्राम जब चलेगा ना, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा हेलो। ये बेसिकली ये चीज़ लिखी हुई आएगी, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं कोई और प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, तो ये 3 लाइनें सेम रहेगी, ये मैं नहीं लिख रहा लेकिन यहाँ पे ये आएंगी। मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर करली ब्रेसिस के बाद मैं कहता हूँ अपना नाम लिखूँ मैं स्क्रीन के ऊपर, तो मैं कहूँगा cout, ये एंगल ब्रैकेट्स डबल कोटेशन के अंदर मैं अपना नाम लिखूँगा, माई नेम इज़, ये इधर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा इसलिए मैंने इधर नीचे लिख दिया है, ठीक है, हमज़ा। और फिर डबल कोटेशन से बंद करूँगा और सेमी कॉलन से इसको एंड करूँगा, तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। जो भी डबल कोटेशन के अंदर चीज़ हम लिखते हैं ना, माई नेम इज़ हमज़ा।
तो ये स्क्रीन के ऊपर इसी तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। ये एक नॉर्मल सा प्रोग्राम था। अभी आप लोग के हैंड आउट से देख लेते हैं उसमें किस लेवल की प्रोग्रामिंग या फिर उस लेवल पे जाके आप लोगों को समझाता हूँ जी, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप भी शेयर किया हुआ है, नीचे मैं ग्रुप भी दे दूँगा आप लोगों को, उस ग्रुप को भी देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हैंड आउट्स पे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं कि आप लोगों के कौन कौन से जो हैं वो प्रोग्राम्स शामिल किए गए हैं। ये एक प्रोग्राम शामिल किया गया है जी इफ़ स्टेटमेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के कुछ प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। तो इफ़ से क्या मुराद है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इसने प्रोग्राम लिखा हुआ है। इफ़ स्टेटमेंट में प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं जस्ट आप लोगों को ये समझाऊंगा। ऊपर वाली 3 लाइनें उसी तरह रहेंगी, ये इसके अंदर सारा कुछ करूँगा। इफ़ यूज़ होती है जी शर्त की बिना पर। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर मेरे नंबर 50 या 50 से ज़्यादा होंगे तो मैं पास हूँ, अदरवाइज़ मैं क्या हूँ, फेल हूँ। कैसे कंडीशन लगेगी, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, कि अगर 50 या 50 से ज़्यादा हूँ तो सी आउट क्या करें, सी आउट कर दें पास, कि मैं पास हूँ। एल्स का मतलब है कि अगर ये ना हो तो फिर सी आउट करें फेल। तो ये काम होता है एल्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, कि हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये चीज़ पूरी हो तो ये करें, अगर ये चीज़ पूरी नहीं है तो क्या कर दें, तो आप लोग उसमें दूसरी वाली कंडीशन लगा दें, ठीक हो गया। इसी तरह आप लोग कोई भी चीज़ स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो ना, फॉर एग्जांपल आप कहना चाहते हो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाए मेरा नाम, मेरा रोल नंबर, कोई भी डिटेल अपनी दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे सी आउट, ये वाले। अब इन डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखोगे ना, मैं कहता हूँ 1 लिख दूँ तो स्क्रीन पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा नीचे, सी आउट। अब मैं कहता हूँ अगला जो 1 लिखा है वो नीचे आए, यहाँ आए, यहाँ ना आए, तो उसके लिए हम उस नंबर के बाद /n यूज़ करते हैं न्यू लाइन पे जाने के लिए। अब मैं कहता हूँ जी यहाँ 2 लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे भी /n, फिर मैं कहूँगा सी आउट 3, बस जी 3 तक ही लिखा हुआ है। तो आपका इस तरह से आएगा 1 2 एंड 3, पहले 1 लिखा आएगा, /n का मतलब है अगली लाइन में चले जाना है, अगली लाइन में चले जाना है 2 एंड 3। तो ये इस तरह से आप लोगों की तरतीब से लिखा हुआ आ जाएगा। ये हो गया सिंपल। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप अपने नाम को 5 दफ़ा प्रिंट आउट करवाना चाहते हो। आप क्या करवाना चाहते हो, अपने नाम को 5 दफ़ा प्रिंट आउट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए लूप यूज़ होगा। उसके लिए क्या यूज़ होगा, लूप यूज़ होगा। वैसे आपके हैंड आउट्स में कोई चीज़ उसने डिटेल से नहीं दी, मतलब उस तरह से नहीं उसने दिया हुआ जिस तरह से सही तरह से बच्चों को समझा सके बंदा। यहाँ पे लूप इस्तेमाल करते हुए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। लूप में ये करते हैं कि इंट फॉर लूप लगाते होते हैं, ठीक है। इस हवाले से अगर आप ये दोबारा से सीखना चाहते हो ना, तो नीचे मैं 1-2 आप लोगों को लिंक्स दे दूंगा C++ की, उसको आप लाजमी देखिएगा, ठीक है। फॉर लगाते हैं, उसके बाद इंट i इज़ इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, इसका मतलब भी आप लोगों को समझाता हूँ। और सी आउट कर दें, सी आउट मेरा नाम 5 दफ़ा लिखा हुआ है, ये हो गया एंड। अब इससे क्या होगा, ये होगा कि i की वैल्यू पहले 1 है, 1 पे 1 दफ़ा हमज़ा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ आगे /n लिखना ज़रूरी है ताकि अगला जो है वो, अब इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले जो वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड कर देना। इसका मतलब होता है कि पिछली वैल्यू में 1 ऐड कर देना। पहले 1 थी, दोबारा से आएगी उसके 2 हो जाएगी, फिर हमज़ा फिर प्रिंट हो जाएगा। अब देखें 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो ये 5 दफ़ा चलेगा। जब इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी ना, यहाँ 6 लिखो, 6 ना तो इससे छोटा है और ना इसके बराबर है। कंडीशन जब फॉल्स होती है ना, तो प्रोग्राम क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ये वैसे मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों ने दिए हैं, आप लोगों ने नीचे रिमार्क्स देने हैं कमेंट्स में कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, क्योंकि मुझे भी आइडिया हो रहा है कि आप लोगों की बुक के अंदर बिल्कुल भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग की तरह आप लोगों को नहीं दिया गया, बहुत ही मुश्किल करके दिया गया। नीचे कमेंट कीजिएगा आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही, कुछ और करूँ या ना करूँ इस हवाले से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।